हेलो स्टूडेंट्स। तो 23 जनवरी शिफ्ट 2 हम पेपर यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आप लोग के लिए। अगेन जैसा बाकी शिफ्ट के अंदर रहा, पेपर फिजिक्स का यहाँ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना यहाँ पर। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का बच्चों ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो डेल मिनिमम जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। हमें पता होना चाहिए कि डेल मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है। डेल मिनिमम इज इक्वल्स टू आई प्लस ई में दोनों बराबर हो जाते हैं, तो 2i माइनस ए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डेल मिनिमम की वैल्यू भी ए थी, तो 2i माइनस ए। इससे हमें समझ में आया 2a इज इक्वल्स टू 2i। आई की जो वैल्यू है वो एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करना है बहुत सिंपल तरीके से। एंड हम कह सकते हैं कि भाई बाहर का जो एंगल है 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर होता है। हमें ध्यान होना चाहिए मिनिमम डेविएशन पे जो R1 R2 होते हैं वो दोनों a/2 के बराबर हो जाते हैं, और I तो a के बराबर दे ही रखा है। तो ये जो हमारा रिजल्ट बना साइन a इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू बच्चों प्रॉब्लम में √3 दे रखी है यहाँ पे, साइन r इसकी जगह a/2 आ जाएगा। आगे जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 cos a/2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a/2। ये कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पे, और मेरा जो रिजल्ट है वो cos a/2 का बनता है √3/2। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि a/2 की जो वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री निकल के आ जाती है। सो दैट इज वाई आई कैन से a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर π/3 60 डिग्री होता है, यही होना चाहिए। दैट इज द आंसर। आई होप समझ में आया होगा बच्चों मैंने किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। लेट्स सी द सेकंड प्रॉब्लम। एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम था थर्मोडायनेमिक्स का। आपको पूछा है फाइंड द टोटल वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस पूछा है ए से लेकर डी तक। देखिए यार, ये प्रोसेस तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो सेकंड स्टेप का वर्क डन तो 0 है। फर्स्ट स्टेप गैस एक्सपैंड कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, P इंटू डेल्टा वी, दैट इज P0 V0। थर्ड स्टेप के अंदर जो है गैस कंप्रेस कर रही है, कंप्रेस करते वक्त हमें मालूम है कि डेल्टा वी नेगेटिव ही आएगा, और हम कह सकते हैं वर्क भी नेगेटिव हो गया है बच्चों। तो 2P0 एंड दिस इज V0 माइनस 3V0, तो ये माइनस 4P0 V0 हो जाता है। जब मैं ऐड कर दूंगा सारे वर्क तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 3P0 V0। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। ठीक है ना। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज किसी और शिफ्ट में ये हो सकती है कि वर्क डन ऑन द गैस पूछ ले, तो फिर आंसर पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, सो दैट इज व्हाई फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी द थर्ड प्रॉब्लम। यहां क्या बोला गया है, ऐसे अगले मतलब आपने देखा कि जो मैंने पिछले शिफ्ट के पेपर सॉल्व किए उसमें भी इस तरह के एग्जैक्टली क्वेश्चंस आए थे। स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, तो ये ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। तो हमारा सर्किट ये हो जाएगा कि जो भी करंट यहां से फ्लो कर रहा है सारा करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है ना। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी 25 ओम हो जाएगी यहां पे। अगर R इक्विवेलेंट 25 आ गया है तो सर्किट के अंदर जो करंट है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज 1/5 एम्पियर। ये निकल के आ गया है। अब बच्चों देखो इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इस चीज को जानने में इंटरेस्टेड हूं। तो अगर ये मैं डेल्टा वी डैश कहता हूं तो ये डेल्टा वी डैश की वैल्यू आ जाती है वहां का करंट मल्टीप्लाइड बाय वहां का रेजिस्टेंस। वहां का करंट 1/25 है, वहां का रेजिस्टेंस बच्चों 10 है। 2/5 वोल्ट ये यहां का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाता है। इसने बोला है चार्ज निकालो, चार्ज की वैल्यू होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, और चार्ज की वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी। C की वैल्यू हमें दे रखी है 8 माइक्रोफैरेड, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 वोल्ट से, सॉल्व करूंगा तो 16/5 माइक्रोकूलम, ये मेरा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो यहां कहीं तो कुछ मिस्टेक है, वरना तो आंसर आ जाता है। यहां पर देखो हमने करंट गलत उठा लिया है, दैट इज द मिस्टेक। तो ठीक कर लेते हैं इस चीज को। करंट की वैल्यू जो है जो गलत उठाई है इसे यहां पर 2 करके, ठीक है, ये आपका जो है 2 वोल्ट बनेगा। ये 2 वोल्ट बनेगा तो यहां पर 2 का इस्तेमाल करेंगे और ये हट जाएगा। आ गया भैया आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। 16 माइक्रोकूलम इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया होगा कैसे करना है। लेट्स सी द फोर्थ प्रॉब्लम हियर। फोर्थ प्रॉब्लम में बोला गया कि एक सैटेलाइट है 9 टाइम्स क्लोजर टू द अर्थ, ठीक है, एज कंपेयर टू द मून। तो हमने बोला कि जो मून है, मून और अर्थ, इनके बीच में डिस्टेंस r के बराबर है। वो जो सैटेलाइट है वो डिस्टेंस r/9 पे है,
यहां पर एक सैटेलाइट आपको दे रखी है, ये डिस्टेंस r/9 पे है। आगे क्या करना है सर, देखो केपलर्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, उसी का इस प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना है। मून के लिए 27 डेज होता है, तो टाइम का स्क्वायर 27 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इज r। सैटेलाइट के लिए हमने बोला कि सर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इसमें r/9 का होल क्यूब आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये जो चीज बन रही है यहां पर, ये r/9 बन रही है, r/9 का होल क्यूब। अब अगर दोनों चीज प्रोपोर्शनल है तो यहां पर जो है कांस्टेंट जो इक्वल लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके 27 का स्क्वायर बाय t² इज इक्वल्स टू 9 ऊपर चला जाएगा, 9 का क्यूब मतलब कह सकता हूं यहां पर कि 3⁻6 हो गया वो, ठीक है। आगे देखिएगा t² इज इक्वल्स टू 27² डिवाइड बाय 3⁻6, यहां से t निकल के आया 27 डिवाइड बाय 3 का क्यूब, तो वो 1 निकल के आ जाएगा। और आपको पता है यूनिट क्या होगी, डे, बिकॉज 27 भी डेज में लिया था। तो दैट इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर बच्चों बन जाता है। लेट्स सी द फिफ्थ प्रॉब्लम। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्टेंस की वैल्यू पता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन करंट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। करंट का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ये आता है रेजोनेंस पे। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब होता है कि Z की वैल्यू का जो है मैक्सिमाइज हो जाना, ठीक है। तो यहां पर जो है सॉरी Z की वैल्यू का जो है मिनिमाइज हो जाना। तो एट रेजोनेंस Z विल बी मिनिमम एंड दैट विल बी इक्वल्स टू R। ये कब हो सकता है? व्हेन XL बराबर XC, और XL होता है ओमेगा L और ये होता है 1/ωc। इससे निकल के आता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। ध्यान रखना ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा था बच्चों यहाँ पे, बाकी ये तो सीधा सीधा डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। L की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 100 माइक्रो हेनरी, तो 10⁻⁴ हो गया। और आगे 10 नैनो फेरेड, तो वो 10⁻⁸ हो गया। 1/10⁻⁻12 बाहर आएगा -6, -6 ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻6। देखें जरा, चेक करते हैं है या नहीं है। लास्ट ऑप्शन में 10⁻6 ही लिखा हुआ है। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, 6 प्रॉब्लम क्या था यहाँ पर। 6 प्रॉब्लम बोला कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ f इन एयर। मिरर की फोकल लेंथ f है एयर में। What is the focal length of this mirror when it is completely immersed in a liquid of refractive index mu? अब बहुत सारे बच्चों ने क्या गड़बड़ करी होगी, सर हम वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाने लग गए, म्यू रिलेटिव -1, 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2। भाई वो तो लेंस के लिए है। क्वेश्चन क्या है? मिरर फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम का कुछ लेना देना होता ही नहीं भाई, तो आंसर क्या रहेगा? एफ। कुछ नहीं करना था इसके अंदर, किसी और मीडियम में भी मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। आगे देखते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ mv² उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, एट एन एंगल π/3 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट? अब देखिए मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है v cos थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, तो ये हो जाएगी भाई v/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा? हाफ इंटू m इंटू v/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 ऑफ हाफ mv²। मतलब जो पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी उसकी 1/4 काइनेटिक एनर्जी रह जानी चाहिए। दैट इज हाउ द ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। होपफुली तुम्हें लग रहा होगा पेपर कितना आसान स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा था, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, पढ़ा होता है हमने क्लास में। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर Z ऑफ हैवी न्यूक्लियर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और Z का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। गलत है ये, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, आपने मोजलेस लॉ पढ़ा होता है क्लास के अंदर। मोजलेस लॉ क्या कहता है? मोजलेस लॉ कहता है दैट रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ Z माइनस b। याद आ रहा है? वही है ये क्वेश्चन। तो आप जब यहां पर प्लॉट करते हैं, यहां रूट f लिखते हैं, यहां z लिखते हैं, और जो आपका ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है। देखिए y इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट इज वाई ग्राफ इस तरह से है।
ठीक है, तो ये आपका जो है इस तरह से ग्राफ होता है जो आपको समझना होता है यहाँ पे, ये मोजलेस लॉ के अंदर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है, ग्राफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर z ऑफ हैवी न्यूक्लियस इज अ स्ट्रेट लाइन इन एक्सरे एमिशन। ऑब्वियसली दोनों तो ठीक हो ही नहीं सकते थे कभी भी। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, सो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, दैट इज द करेक्ट आंसर। 9th प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है यहाँ पे। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 2.14 eV एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वो 2 वोल्ट था। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल से क्या कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते हो, दैट इज EVS। तो 2 eV ये आपकी आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आपको वर्क फंक्शन पता है तो आप इससे टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी होती है आपकी वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। तो जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो आपका आंसर आ जाएगा 4.14 eV। ठीक है, आगे देखते। इसने बोला कि भाई HC की वैल्यू 1242 है और बता दो भाई कि वेवलेंथ क्या थी इंसिडेंट लाइट की। जो ये नेट एनर्जी होती है बच्चों ये HC बाय लैम्डा होती है। इन्होंने बोला HC की वैल्यू 1242 इस्तेमाल करनी है, EVNM बाय लैम्डा इज इक्वल टू 4.14 EV। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों बस सॉल्व करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो 1242 डिवाइड बाय 4.14 नैनोमीटर में चेक करना भाई, तुम्हें पता चल जाएगा 300 इज द करेक्ट आंसर, 300 नैनोमीटर। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो भाई आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाता है यहां पर। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का एक स्ट्रेट क्वेश्चन। 10th प्रॉब्लम, वैल्यू ऑफ E नॉट एंड C इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ B नॉट। EM वेव्स के अंदर पढ़ा होता है हमने दैट E नॉट इज इक्वल्स टू B नॉट इंटू C। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड के लिए। मैं फिर से बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन के लिए कभी भी ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, डायरेक्शन ऐसे नहीं निकलती, E क्रॉस B C वो होता है वहां पे। तो हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना था, हमने बोला B नॉट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E नॉट के मैग्नीट्यूड को C से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 3.1 इंटू 10 टू पावर -8 हो जाता है। दैट इज द वे वी नीड टू सॉल्व दिस। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखिए नेक्स्ट 11th प्रॉब्लम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान प्रॉब्लम ही है, बट अच्छा लगा मुझे क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में अच्छा प्रॉब्लम था। फॉर मेकिंग एमीटर ऑफ मैक्सिमम करंट 0.3 एम्पियर, तो यहां पर करंट मैक्सिमम 0.3 हो सकता है। ठीक है, शंट इज यूज्ड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 30। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 30 दे रखा है आपको। फिर कहा है मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर करंट इज 2 मिली एम्पियर। भाई यहां तो 2 मिली एम्पियर ही जा सकता है, 2 इंटू 10 टू पावर -3, इसे कहते हैं हम IG। तो यहां कितना जाएगा, I माइनस IG। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस इज, शंट की वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या होता है भाई, नीचे का पोटेंशियल बराबर ऊपर का पोटेंशियल, तो हमें करना होता है भाई IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू शंट। शंट ही तो निकालना है भाई, IG इंटू G डिवाइड बाय I माइनस IG। नीचे लेके गए I बाय IG -1। डायरेक्टली कुछ बच्चों को तो याद होता है ये फॉर्मूला, जिनको याद नहीं होता ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते थे इसे। G की जगह 30 डाला, I बाय IG, I इज 0.3, IG इज 2 मिली एम्पियर दे रखा है, तो वो हो गया 2 इंटू 10 टू पावर -3 और पीछे -1। सॉल्व किया 30। अब देखो ध्यान से, ये 3 इंटू 10 टू पावर -1 है, तो ऊपर 300/2 हो जाएगा तो 150 हो जाएगा, 150 -1 करेंगे तो 149 हो जाएगा। तो इन्होंने बोला यही आंसर होता है, पढ़ो 30/x कहा उन्होंने, तो दैट इज बाय x की वैल्यू 149। देखो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये समझना, हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं, बट ऐसा भी हो सकता था, फिर से बोल रहा हूं ये गेस पेपर है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि ये क्वेश्चन इंटीजर वाले में आया हो। ठीक है, बट चलिए गैस पेपर है तो इतना इसमें टेंशन ना लीजिए, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी क्वेश्चंस की जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। 12वां, फाइंड करंट थ्रू बैटरी इफ बोथ डायोड्स आर आइडियल। आइडियल डायोड के अंदर ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट, फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट, दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, कंडक्ट करेंगे। आइडियल डायोड का मतलब होता है रेजिस्टेंस 0, 20 और 20 पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट 10 हो जाएगा। सर्किट का जो करंट है 5/10 R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे, ½ एम्पियर। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 13th प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट 1, बाइंडिंग एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। ये तो एकदम सरासर गलत बात है। बाइंडिंग एनर्जी जब निकाल रहे होते हैं तो एटॉमिक नंबर तो बहुत ज्यादा मैटर करता है वहां पर, एनर्जी डिफरेंस ही तो निकाल रहे होते हैं, और एनर्जी डिफरेंस के अंदर जो है मासेस को ले रहे होते हैं, और मासेस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस आएंगे, तो भाई ये तो गलत बात होगी ना, एटॉमिक नंबर पे तो डिपेंड करती है।
आई होप आपको याद आ रहा होगा, बाइंडिंग एनर्जी का कर्व पढ़ा होता है हमने क्लास के अंदर, ऐसा जाता है, याद आ रहा है? ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व होता है उसमें याद है कि भाई एटॉमिक नंबर के हिसाब से वेरी करता ही है। न्यूक्लियर फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, ये भी गलत है। न्यूक्लियर फोर्स तो शॉर्ट रेंज होते हैं, दोनों गलत स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। लेट अस सेलेक्ट द करेक्ट आंसर दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 14th प्रॉब्लम देखते हैं। चार्जेस दे रखे थे आपको दो, 7 and -4, they are placed at these coordinates, find the electrostatic potential energy of the two charge system। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे दी जाती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली ये भी तो मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं यहां पर, मुझे यहां पर जो है पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करना है। तो हमारे लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q1 Q2 बाय R के बराबर होती है। अब K की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, पर क्यों यूज करना है, क्यों फंसना है भाई? K की वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 Q2 7 × 4 28, बेसिकली वैसे -28 है, इंटू 10⁻12 माइक्रो लिख दिया। R व्हाट इज द डिस्टेंस? एक 7 पे है, एक -7 पे और सेंटीमीटर में है, तो डिस्टेंस तो 14 है, पर 10⁻2 भी लगेगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए -2 और ये -10 रह गया, और 9 कट के जो है 10⁻1 रह गया, उसे नीचे 10 लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये कैंसिल आउट होके 2 हो गया है। मेरा जो आंसर है वो -18/10 -1.8 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आंसर नेगेटिव आ रहा है, बट कोई आंसर नेगेटिव दे नहीं रखा था, दैट इज वाई हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई वो मैग्नीट्यूड ही पूछ रहे थे, और फोर्थ ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। वैसे भी अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी हो तो नेगेटिव होनी ही है, हमें पता है। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं प्रॉब्लम। इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन द मीडियम इज गिवन लाइक दिस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड डायरेक्शन। भाई ये फॉर्मूला पता होता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव दी जाती है ω/k से, इसका ओमेगा ये रहा 3, इसका k ये रहा 0.1, 30 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ वेव हो गई। किधर जा रही है भाई? अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं, सेम साइन होता है, तो माइनस डायरेक्शन में जाती है, और माइनस में भी कौन सा? x का माइनस, तो -i होना चाहिए। तो मेरा आंसर 30 -i ये बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। यहाँ पे 16th प्रॉब्लम कह रहा है स्प्रिंग के अंदर टेंशन 5 न्यूटन है, अगर एक्सटेंशन x1 है, तो हमने कहा दैट टेंशन इज इक्वल टू kx1। 7 न्यूटन टेंशन है जब x2 से खींची हुई है। ठीक है, फिर उन्होंने बोला डिटरमाइन द टेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द एक्सटेंशन इज दिस। अगर एक्सटेंशन ये हो जाता है तो टेंशन की वैल्यू हो जाती है 5 टाइम्स ऑफ x1 -2 टाइम्स ऑफ x2। हमने बोला कि 5 टाइम्स ऑफ x1 की जगह 5/k लिख दूं, तो 5 × 5/k, माइनस x2 की जगह 7/k लिख दूं। सर k कॉमन लेके काट दिया आपने। टेंशन इज 25 - 14, दैट इज 11 न्यूटन। तो गाइस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 17th जो है फाइंड प्रेशर इनसाइड द बबल विद रेस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको बबल का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है यहाँ पे। ठीक है, विच इज 10⁵, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसका भी कोई जरूरत है नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर, बड़ी अजीब सी यूनिट दी है इन्होंने भाई। हम तो अगर kg मीटर क्यूब में लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है 10⁻³ kg/m³ हो जाती है, ऐसा यूनिट में लेके चले। सरफेस टेंशन आपको ये दे रखी, वो ऐसा यूनिट में दे रखी, अच्छी बात है। और रेडियस ऑफ द बबल। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज पता होती है कि फॉर दिस बबल अंदर का प्रेशर P, बाहर का प्रेशर जो है P डैश, P - P डैश इज इक्वल टू 2T/R। पर आपको P - P डैश नहीं पूछा है, आपको P - P नॉट पूछा है। P डैश को कैसे लिखे? आप बोलोगे P डैश का मतलब है P नॉट प्लस ρgh। ठीक है गाइस, यहां पर जो है P - P नॉट माइनस ρgh इज इक्वल टू 2T/R। जो पूछा है P - P नॉट, तो इसको भी उधर ले जाए ρgh को। P - P नॉट इज इक्वल टू ρgh प्लस 2T/R। रो की वैल्यू 10⁻³ g की वैल्यू 10। व्हाट इज द हाइट? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर 20/100 प्लस 2T। व्हाट इज द सरफेस टेंशन? 72 × 10⁻³ और रेडियस 1 mm मतलब 10⁻³ ये कटा, ये कटा, यहां से ये 2 0 कटे, ये लिखा हुआ है 2000 प्लस 144
तो मेरा आंसर 2144 एंड प्रेशर है तो पास्कल लिख लो, ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लो, जो भी लिखना है। तो ये आ गया आपका आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है यहाँ पर। लेट्स सी द नेक्स्ट 18th प्रॉब्लम। डिस्क का मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। इफ द एंगल रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसने बोला कि थीटा की वैल्यू ऐसे है 10t स्क्वायर माइनस 8t। फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू द डिस्क, ठीक है। अब देखो, अगर आपको याद आ रहा है तो हम ट्रांसलेशन में पावर को लिखते थे F.V। सिमिलर यहां पर रोटेशन में लिखना पड़ेगा कि भाई फोर्स की जगह टॉर्क लिख दो और यहां ओमेगा लिख दो, टाउ डॉट ओमेगा। अब टाउ को कैसे लिख सकते हैं अपन, आई अल्फा और ये ओमेगा। सर ये अल्फा और ओमेगा कहां से लाऊं, डिफरेंशिएट कर लो। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ओमेगा मिलेगा, दोबारा करूंगा तो अल्फा मिलेगा, ठीक है। सर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2। अल्फा की वैल्यू से 20 आ चुकी है, ओमेगा की वैल्यू जो है 20t माइनस 8 आ चुकी है। पावर इज वेरिएबल, बट टाइम कितने में पूछा है, 2 सेकंड्स पे डाल दो 2 सेकंड्स, 40 माइनस 8 32 बन गए। तो पावर इज इक्वल टू, ये काट देते हैं 10 टाइम्स 10 mr स्क्वायर और पीछे ये 32 बन गया। तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 320 mr स्क्वायर निकल के आ रहा है। पर एक चीज नोट करना, किसी भी ऑप्शन में mr स्क्वायर नहीं दे रखा था तो हम ये मान सकते हैं, फिर से वही बोलूंगा, गैस पेपर है, हम ये मान सकते हैं हो सकता है वहां पर मास और आर कुछ दे रखा हो, ठीक है, या फिर पूछा ही नहीं हो, ऐसे बोला हो कि भाई अल्फा टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर आता है, बता दो अल्फा कितना है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझो भाई, ठीक है। तो ये 320 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम में गड़बड़ है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। 19th YDSC एक्सपेरिमेंट में स्लिट विड्स आर D एंड XD, ठीक है। रेशियो ऑफ आई मैक्स एंड आई मिनिमम इज, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छी चीज पूछ ली इन्होंने यहाँ पे, जो स्लिट का विड्थ होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, ठीक है। अगर मैं पहले की इंटेंसिटी को I1 कहता हूं, ठीक है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट की विड्थ D, तो दूसरे की इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू x टाइम्स ऑफ D, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी I बोलता हूं तो मुझे यहां इंटेंसिटी XI बोलनी पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। इन्होंने बोला कि भाई रेशियो जो है I मैक्स अपॉन I मिन का वो कितना है 9/4। अब ये कैसे लिखा जाता है, याद करो, क्लास में पढ़ा होगा, रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर या I मैक्स एंड रूट ऑफ I1 माइनस I2। कंस्ट्रक्टिव पे मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे मिनिमम होती है, ठीक है भाई, लिख लिया हमने कहा दोनों साइड रूट ले लेते हैं, रूट I1 प्लस रूट I2 डिवाइड बाय रूट I1 माइनस रूट I2 इज इक्वल्स टू 3/2। ये भी आ गया है समझ में हमें। अब हमने क्या बोला यहां पर, ध्यान से देखते चलिएगा, ये जो है इंटेंसिटीज तो हमें पता है, क्यों ना हम ऐसा करें कि ये वैल्यूज यहां पे डाल दें, और इसको डालने के साथ साथ यार रेशो ले लो ना यार, रेशो ले लोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस I2 बाय I1 1 माइनस I2 बाय I1 3/2। I2 बाय I1 की जो वैल्यू है यहां पर वो कितनी हो जाएगी, आप देखो रेशो लेके, रूट एक्स बन रहा है वो, सो 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 रूट एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट एक्स। चीजें एक साथ इकट्ठी करो, रूट एक्स की वैल्यू 1/5 तो एक्स की वैल्यू 1/25। होपफुली बात समझ गए होंगे कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट आई अंडरस्टैंड बच्चे फंसे होंगे उसके अंदर कुछ बच्चे। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इज रेज स्लोली फ्रॉम T1 टू T2। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, द चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या होता है भाई, एंट्रोपी हमें पता है, एंट्रोपी होती है dq बाय t। dq की वैल्यू लिखी जाएगी ms dt, यही होता है ना, क्लास में पढ़ा होगा, q इज इक्वल टू ms डेल्टा t। अब यहां इंटीग्रेट करूंगा तो ms, ये dt का मतलब होता है ये ln t बन जाता है। लिमिट्स, पहले क्या था टेम्परेचर T1, बाद का T2, तो सॉल्व करेंगे ln T2 बाय T1। तो देखिए यहां पर जो आपको आंसर दिख रहा होगा T2 बाय T1 लाना है, तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाता है। लेट्स सी द 21st प्रॉब्लम, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। टॉर्जनल कांस्टेंट, टॉर्जनल कांस्टेंट जो है पिछले पेपर में भी ये पूछा गया था, टॉर्जनल कांस्टेंट सी थीटा, ठीक है,
दिस इज डायमेंशन लेस, तो सी का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ml2t-2, ठीक है। तो ml2t-2, बी मैच हो गया है आर से, बी का आर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये ऑप्शन गलत, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेक कर सकते हैं हम? हमें पता है कि सर ऐसे लिखते हैं हम क्लास में, फोर्स इज इक्वल टू QVB। हो सकता है कोई अलग टेक्निक से करे, मैं इस तरह से कर रहा हूं। फोर्स होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है चार्ज एम्पियर इनटू टाइम सेकंड, ये होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशन है यहां से क्या निकल के आ रहा है? मीटर भी कट गया, kg एम्पियर सेकंड स्क्वायर। सो m(t-2 a-1), m(t-2 a-1), ये मैच कर गया P से। सी का P देखते ही मुझे पता चल गया ये गलत है, ये वैसे भी आंसर ठीक हो चुका है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्लास में पढ़ा होता है, दैट इज NIA। तो ये तो बहुत सिंपल हो जाता है। इसका जो वैल्यू आता है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो 1/मीटर एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ मैंने गलत कर दिया है क्या? अच्छा, ये स्मॉल एन मैंने गलत लिख दिया ना, कैपिटल एन होता है यहाँ पर। कैपिटल एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है ना, तो ये नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और ये मीटर स्क्वायर ही चलेगा, ठीक है। मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लिखने की जगह जो है मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था, μ0 NI याद करो सोलेनॉइड की, ठीक है। तो यहाँ पर एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आप देखो तो ये L2 इंटू A1 ये बन गया यहाँ पर। तो ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। ए चेक कर लो भाई, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये कैसे करें सर? सोलेनॉइड के अंदर चेक कर लेते हैं, μ0 NI, ठीक है। बी के डायमेंशंस तो आपको पता है, बी के डायमेंशन ये रहे, kg एम्पियर सेकंड स्क्वायर, ये पता करना है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? 1/लेंथ, ये क्या होता है? एम्पियर, मल्टीप्लाई करो। μ0 के डायमेंशन बनेंगे kg मीटर एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो m L1 A-2 T-2, तो ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली मैच कर गया है यहाँ पे। देखिए वैसे तो आंसर आ चुका था, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द वे वी आर कैलकुलेटिंग द डायमेंशंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप। यहां पर बर्नौलीज थ्योरम लगाने का क्वेश्चन है। हॉरिजॉन्टल है तो रो GH प्रेशर हेड के अलावा जो है वेलोसिटी हेड यूज किया जाएगा, बट पोटेंशियल हेड का जो है यहां पर कोई जरूरत नहीं है। At two different cross sections A and B, the fluid has velocity VA, VB and pressure PA, PB respectively. Determine the correct relationship between velocities at these section. तो आपको पता होता है बर्नौली में PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है। हाइट है ही नहीं तो रो GH क्यों लिखे हम, ठीक है। अब देखो हर ऑप्शन में VA माइनस VB किया है, हम भी वही कर लेते हैं। तो इसको उधर ले जाते हैं, तो PA माइनस PB इज इक्वल्स टू हाफ रो कॉमन लिया, VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। तो यहां से मुझे दिखा VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी ट्वाइस ऑफ PA माइनस PB डिवाइड बाय रो, ठीक है। देखिए कौन सा सही दिख रहा है यहाँ पर, VB स्क्वायर माइनस, अच्छा मैंने हर जगह VB माइनस VA किया है, उन्होंने VA माइनस VB किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन चेंज कर लीजिए बस। तो PB माइनस PA बनना चाहिए और 2B आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है मेरे को इसका बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है यहां पर जो है, तो दैट इज वाई। अच्छा एक सेकंड रुकना, नहीं जहां B है वहां A कर देता हूं मैं, तो लिख के देख लेता हूं, PB माइनस PA बाय रो, ठीक है। अब देखो VA स्क्वायर, आई होप अब आपको दिख रहा होगा कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, दैट इज वाई आपका आंसर ये हो जाता है, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था। देखिए ये कैसे करना था, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आपको पता है, किसी भी इंस्टेंट पे कैपेसिटर पे Q बराबर CV होता है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, dQ बाई dt इज इक्वल टू C टाइम्स ऑफ dV बाई dt। ये dQ बाई dt ही करंट होता है, I इज इक्वल टू C इंटू dV बाई dt। करंट की वैल्यू जो है आपको किसी भी इंस्टेंट पे जो है 0.25 मिली एम्पियर दे रखी है, जिसे हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻⁵। कैपेसिटेंस 25 इंटू 10⁻⁸ लिखा जा सकता है, और ये dV बाई dt। सॉल्व करेंगे तो dV बाई dt की जो वैल्यू है मुझे यहाँ पर 10⁻³ दिखाई दे रही है, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखिए 24th प्रॉब्लम क्या कह रहा है, एनर्जी इन ए सिस्टम वेरीज विद पोजीशन एंड टाइम लाइक दिस। ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। यहां पर एनर्जी जो है इस तरह से वेरी कर रही है, x³ e⁻⁻βt,
ठीक है, डायरेक्ट इसका आप नहीं कर सकते हैं एरर एनालिसिस, आपको पहले लॉग लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल की पावर है ना, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो आपने बोला कि सर ln e इज इक्वल्स टू ln ऑफ दिस कंप्लीट। अगर कंप्लीट का ln लेता हूं मैं यहां पे, तो वो इस तरह से लिखा जाता है, मल्टीप्लीकेशन के वक्त ऐसा कर देते हैं हम, ये बनेगा ln e इज इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ ln x, ये बन जाएगा माइनस बीटा टी। ठीक है, समझे आप बात? अब अगर मैं एरर एनालिसिस लिखते वक्त यहां ऐसा लिखता हूं कि डेल्टा ई बाई ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स, यहां पर आ जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं, यहां पर चेक करने की कोशिश करते हैं कि सर देखिए डेल्टा एक्स का तो उसने हमें बता रखा है दैट डेल्टा एक्स में जो है ये 1.2% है, तो मैं पूरा परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देता हूं हर जगह की, सर ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज। अच्छा, 100 लिखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि मैंने पहले भी नहीं लिखा है, वो डायरेक्ट परसेंटेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये भी परसेंटेज है बच्चों। देखना यहां पर ये कितना हो जाता है, डेल्टा एक्स बाय एक्स का जो है 1.2% दे रखा है, तो 3 इंटू 1.2% 3.6% हो जाता है। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये माइनस साइन है यहाँ तो, बट एरर्स आर ऑलवेज एडेड, तो जब मैं लूंगा तो ये प्लस माइनस डेल्टा टी हो सकता था, तो मैंने यहां प्लस कर दिया। एरर्स आर ऑलवेज एडेड। बीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, बीटा की वैल्यू पूरी सिचुएशन में कह रखी है यहाँ पे वो रही 0.3। अब लाना है डेल्टा टी बाई टी, ये कहां से लेके आए हम, इन्होंने वो रखा है परसेंटेज एरर इन टाइम इज 1.6%। ठीक है भाई, उठा के डाल देते हैं यहां पे, बट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे पूछा है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लेते हैं यहां पर। मैं समझ गया यहां पर क्या गलती हुई है। जब आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सिंस यहां पर लॉग है यहां लॉग नहीं है, इसलिए हम यहां पर, आप अगर याद करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपका बीटा इंटू डेल्टा टी ही रहेगा यहां पे। ठीक है, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, क्योंकि ये लॉग फॉर्म में थे, ये लॉग फॉर्म में नहीं था। चेक करना आप लोग, क्लास में इस तरह से हमने पढ़ा होगा ये, तो यहां ओनली डेल्टा टी लिखना है हमें। तो डेल्टा टी कैसे लिख सकते हैं, हमें दे रखा है कि डेल्टा टी बाई टी की जो वैल्यू है वो 1.6% है इस परसेंट में, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.6% इंटू टाइम, 1.6% इंटू टाइम की वैल्यू कितनी दी थी इन्होंने 5, तो ये 8% यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां मैं 8 यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, आगे चेक करूंगा तो 3.6% प्लस ये 2.4% हो जाता है, ऐड करने पे आपका 6% करेक्ट आंसर बन जाता है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पर आपने समझा है बीटा इंटू डेल्टा टी। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसका डिटेल्ड वीडियो जो है आप जरूर हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जहां पर आपको पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है ये लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करके। ठीक है, लास्ट 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको बोला है एंगुलर मोमेंटम बता दो, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ठीक है, बट उसकी वेलोसिटी हाइट r है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, ये उसकी वेलोसिटी और ये 2r। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे 2r अंदर आएगा तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 2gmr, ये ऐसा बन जाएगा। अगर आप यहां चेक करना चाहते हैं तो आपको दिखेगा कि n की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पे 2। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 25 क्वेश्चंस ऑफ दिस शिफ्ट फॉर यू गाइस। पेपर जो था ये वाला जो देखा मैंने 23 जनवरी शिफ्ट 2, थोड़े से क्वेश्चंस जो थे यहाँ पर, कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी थे, जैसे वो एरर एनालिसिस वाला जो था। ठीक है, बाकी पेपर फिजिक्स का ऐसा ही आ रहा है बच्चों, हर शिफ्ट के अंदर की 25 में से जो है 20 से 22 सवाल बिल्कुल क्लास के स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने सीखे हुए होते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से हम 24 जनवरी के शिफ्ट के भी सॉल्यूशंस आप लोग के सामने लेके जरूर आएंगे। थैंक यू बच्चों।